तो आज हम समय में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, एक ऐसी किताब की दुनिया में जो 1878 में लिखी गई थी। काफी पुरानी है। हाँ, इसका शीर्षक है सक्सेस इन लाइफ एंड हाउ टू सिक्योर इट, मतलब जीवन में सफलता और उसे कैसे पाया जाए। इसके लेखक हैं विलियम डी ओवेन। और ये कोई आज की जैसी सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, इसका अंदाज बहुत अलग है। बिल्कुल। ये आपको नियमों की लिस्ट नहीं देती, बल्कि उस दौर के जो जाने माने लोग थे उनकी असल जिंदगी की कहानियों से सिखाती है। हाँ, और आज हमारी इस पड़ताल का मकसद भी यही है, ये देखना कि क्या लगभग 150 साल पहले दिए गए सफलता के ये सिद्धांत आज के इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में भी कोई मायने रखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो चलिए इस किताब के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर हमारे मुंह से निकलता है, क्या टैलेंट है। हाँ, या ये तो पैदाइशी जीनियस है। बिल्कुल। क्या सफलता वाकई जन्मजात प्रतिभा का ही खेल है? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन ये किताब इस विचार पर पहला और सबसे जोरदार प्रहार करती है। ओवन का मानना है कि जिसे हम जीनियस कहते हैं वो असल में लंबे समय तक की गई अथक मेहनत का दूसरा नाम है। अच्छा। सफलता कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाए। ये एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस किताब में कहानी है जो इस प्रतिभा वाली सोच को पूरी तरह से पलट देती है। ब्रिटेन के भविष्य के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसरायली की, जब वो पहली बार संसद में बोलने के लिए खड़े हुए। हाँ, उनका तो बुरी तरह मजाक उड़ाया गया था। बिल्कुल। उनकी बातें, उनका अंदाज इतना बनावटी और नाटकीय था कि पूरा सदन उन पर हंस पड़ा। किसी भी नए नेता के लिए ये तो करियर खत्म कर देने वाला पल हो सकता था। उन्होंने कहा, मैंने कई बार बहुत सी चीजें शुरू की हैं और अंत में उनमें सफल हुआ हूं। मैं अभी बैठ जाऊंगा, लेकिन एक समय आएगा जब आप मुझे सुनेंगे। क्या बात है, ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। तो उन्होंने हार नहीं मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस नाकामी को अपनी सबसे बड़ी सीख बनाया। उन्होंने अपनी गलतियों पर काम किया, अपने सुनने वालों के मनोविज्ञान को समझा और दिन रात भाषण देने की कला का अभ्यास किया। और नतीजा ये हुआ कि वो उसी संसद के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली वक्ताओं में से एक बने। तो ये कहानी दिखाती है कि ओवेन का असली जोर किस पर था, प्रतिभा पर नहीं, बल्कि दृढ़ता और लगातार किए जाने वाले प्रयास पर। तो क्या ये नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, या उन पर भी जिन्हें हम पहले से ही जीनियस मान चुके होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और किताब इसका भी जवाब देती है। यहाँ तक कि जो स्थापित प्रतिभाएं हैं उन्हें भी अक्सर इस बात का पछतावा होता है कि काश उन्होंने अपनी जवानी में और मेहनत की होती। अच्छा, जैसे कि सर वॉल्टर स्कॉट का उदाहरण लीजिए। उन्हें अपने समय का एक साहित्यिक दिग्गज माना जाता था। हाँ, उनका नाम तो सबने सुना है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने बहुत अफसोस के साथ कहा था, अगर मुझे अपनी जवानी के दिन वापस मिल जाएं, तो मैं अपनी आधी साहित्यिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगाने को तैयार हूं। ओह। बशर्ते बदले में मुझे ज्ञान और विज्ञान की एक मजबूत नींव मिल सके। सोचिए, एक इतना बड़ा लेखक ये महसूस कर रहा था कि उसने मौकों को गवा दिया। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिभा आपको एक शुरुआत तो दे सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि किताब की शुरुआत में सर आइजैक न्यूटन का वो मशहूर वाक्य है, मैंने अपना मन लगाकर सफलता प्राप्त की है। एकदम सही। प्रतिभा एक कच्चा हीरा है, मेहनत उसे तराश कर बेशकीमती बनाती है। ठीक है, मेहनत की बात तो समझ आती है, लेकिन किस दिशा में मेहनत करें? क्या किसी और के बताए रास्ते पर चलना काफी है? मुझे लगता है किताब आत्मनिर्भरता पर भी बहुत जोर देती है। हाँ, और बहुत कड़े शब्दों में। ओवेन उन लोगों की कड़ी आलोचना करते हैं जो सिर्फ रोटी और मक्खन के लिए, यानी पैसे के लिए, अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर लिखते हैं। उन्होंने इसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल किया है ना? हाँ, उन्होंने ऐसे लेखकों को साहित्यिक दास या लिटरेरी स्लेव्स कहा है। साहित्यिक दास हैं? काफी कठोर शब्द है। बिल्कुल। उनका मानना था कि सच्चा सम्मान उस काम में है जो आप अपनी शर्तों पर करते हैं, और ये विचार आत्मनिर्भरता के एक बड़े सिद्धांत से जुड़ा है। किसी को भी अपने शानदार पूर्वजों या अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। काम को सम्मान मिलना चाहिए, सरनेम को नहीं। हाँ, बिल्कुल। इस सिलसिले में अब्राहम लिंकन का उदाहरण दिमाग में आता है। और वो इस किताब में एक हीरो की तरह हैं।
उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्हें रेल स्प्लिटर यानी लकड़ी चीरने वाला कहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये कितने साधारण और गंवार पृष्ठभूमि से आते हैं। और ये बात आज भी कितनी सच है। लोग अक्सर अपनी पृष्ठभूमि को एक बहाना बना लेते हैं, जबकि लिंकन ने उसे अपनी सुपर पावर बना लिया। बिल्कुल। ओवेन लिखते हैं कि लिंकन की इसी साधारण पृष्ठभूमि और कड़ी मेहनत ने अमेरिका के गरीब और मित्रहीन युवाओं में किसी भी अमीर राजनेता से ज्यादा आत्मविश्वास और उम्मीद भरी। उन्होंने दिखाया कि मेहनत कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक है। और अगर आत्मनिर्भरता की शक्ति को समझना है, तो फ्रेडरिक डगलस से बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। उनकी कहानी तो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय ही नहीं, बल्कि प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। किताब हमें याद दिलाती है कि डगलस को गुलामी से निकलकर सिर्फ उस शुरुआती रेखा तक पहुंचने के लिए उतनी ही चढ़ाई चढ़नी पड़ी, जहां एक गरीब से गरीब श्वेत लड़का जन्म लेता है। बिल्कुल, उनकी दौड़ तो वहां से शुरू हुई जहां दूसरों की खत्म होती थी, और इसके बावजूद वे अपने समय के सबसे महान वक्ताओं और लेखकों में से एक बने। ये दिखाता है कि इंसान की इच्छा शक्ति उसके परिस्थितियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। सही बात है। ठीक है, तो गरीबी या मुश्किल हालात सफलता के रास्ते में बाधा नहीं है, लेकिन इसके दूसरे पहलू के बारे में क्या? हम हमेशा सोचते हैं कि अमीर घर में पैदा होना एक बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, एक हेड स्टार्ट। लेकिन किताब इस बारे में कुछ ऐसा कहती है जो हमारी पूरी सोच के खिलाफ है। हाँ, और ये इस किताब के सबसे दिलचस्प तर्कों में से एक है। ओवेन लिखते हैं, एक बड़ी संपत्ति अक्सर एक बड़ा दुर्भाग्य होती है, खासकर युवाओं के लिए। दुर्भाग्य? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बहुत ज्यादा धन और सहूलियतें वो मेहनत करने की प्रेरणा को ही खत्म कर लेती हैं। जब आपको सब कुछ थाली में सजा सजाया मिल जाता है, तो आप संघर्ष करना क्यों सीखेंगे? ये आपके लक्ष्य को धुंधला कर देती है। पॉइंट तो है। किताब में लॉर्ड मैकॉले का एक जिक्र है, जो लॉर्ड बायरन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे 24 साल की उम्र में बायरन जैसी प्रसिद्धि, दौलत और एक सम्मानित पद मिल जाता, तो शायद मैं भी उतना ही बिगड़ जाता जितना वो बिगड़े। अच्छा। तो बहुत ज्यादा आराम इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है और अक्सर उसे कमजोर बना देता है। ये चरित्र वाली बात बहुत दिलचस्प है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बन जाए। बिल्कुल। ये तो छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। बिल्कुल। और शायद यहीं पर किताब का अगला हिस्सा आता है, समय का इस्तेमाल। बिल्कुल। अगर आत्मनिर्भरता बाहरी ढांचा है, तो रोजमर्रा की आदतें उसकी नींव हैं, और इसमें सबसे कीमती है समय। ओवेन का कहना है कि दुनिया के महान काम किसी एक दिन में नहीं हुए, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हुए हैं। सफलता एक तरह से समय के सही इस्तेमाल का ही दूसरा नाम है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण विलियम कलन ब्रायंट का दिया गया है। हाँ, ब्रायंट एक बड़े अखबार के संपादक थे। उनका काम बेहद व्यस्तता भरा था और उनके पास मतलब लिखने पढ़ने के लिए कोई अलग से समय नहीं होता था। लेकिन उन्होंने जिसे समय की पतली दरारों यानी स्लिम क्रेविसेस ऑफ टाइम कहा, उनका इस्तेमाल किया। समय की पतली दरारें, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। इसका मतलब है वो छोटे छोटे पल जो हम अक्सर बर्बाद कर देते हैं, कहीं इंतजार करते हुए 10 मिनट या सुबह के 15 मिनट। ब्रायंट ने इन्हीं छोटे छोटे पलों का इस्तेमाल करके कविताओं का एक विशाल संग्रह तैयार किया, और उसी ने उन्हें अमर बना दिया। हाँ। लेकिन समय की पतली दरारों का इस्तेमाल करना आज के सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स के दौर में कितना व्यावहारिक है। हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। क्या ओवेन की ये सलाह आज पुरानी नहीं हो गई? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आज चुनौती का रूप बदल गया है, इसमें कोई शक नहीं। ब्रायंट के समय में शायद इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। सही बात है। लेकिन सिद्धांत आज भी वही है। मुद्दा यह है कि क्या हम उन छोटे छोटे पलों को पहचान पा रहे हैं और उन्हें बर्बाद होने से बचा पा रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए किताब में फिलाडेल्फिया की टकसाल की एक शानदार कहानी है, जहां अमेरिकी सिक्के बनते हैं। हाँ, वो सोने की धूर वाली कहानी। वही। कुछ साल पहले उस टकसाल की छत और फर्श की बहुत सावधानी से सफाई की गई। हर छोटी से छोटी दरार को पंख से झाड़ा गया। अच्छा। इस पूरी प्रक्रिया में जो सोने की मामूली धूल इकट्ठी हुई, जब उसे तोला गया तो उसकी कीमत हजारों डॉलर निकली। कमाल है। मतलब मेरे घर की छत पर भी सोना हो सकता है। खैर, मजाक अपनी जगह, पर ये उदाहरण बहुत शक्तिशाली है ना? हम दिन में न जाने कितने मिनट और सेकंड ऐसे ही झाड़ू में फेंक देते हैं, ये सोचे बिना कि इकट्ठा होकर ये कितने कीमती बन सकते हैं। बिल्कुल। और समय के इस प्रबंधन का सीधा संबंध आत्मनियंत्रण से है। जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित कर सकता है,
वो अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। हम्म। लेखक यहाँ दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर को उद्धृत करते हैं। आत्मनियंत्रण की सर्वोच्चता में ही एक आदर्श व्यक्ति की पूर्ण का निहित है। मतलब जो खुद पर शासन कर सकता है वही दुनिया में कुछ बड़ा करने के काबिल बनता है। ठीक है, तो मेहनत, आत्मनिर्भरता, अच्छी आदतें, ये सब वो चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं। लेकिन उस एक चीज का क्या जो हमारे हाथ में नहीं होती, यानी किस्मत? लक। हाँ, इस पुरानी बहस पर किताब का क्या नजरिया है? किताब में इसके लिए लक और प्लक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, लक एंड प्लक यानी किस्मत और हिम्मत। किताब इस बात से इनकार नहीं करती कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। किस्मत की एक भूमिका है, लेकिन वो हिम्मत यानी प्लक को किस्मत यानी लक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका तर्क ये है कि अवसर दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अक्सर बहुत धीरे से। वो उन्हीं के लिए काम करते हैं जो पहले से तैयार होते हैं, जो उस खटखटाहट को सुनने के लिए जाग रहे होते हैं। अच्छा। किस्मत दरवाजा खटखटा सकती है, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप दरवाजा खोल ही नहीं पाएंगे। हिम्मत का मतलब है तैयारी और अवसर के मिलने पर उसे पूरी ताकत से पकड़ लेना। कोई ऐसा उदाहरण है किताब में जहां ये साफ दिखता हो कि कैसे तैयारी और अवसर एक साथ आते हैं? इसके लिए लेखक ने हेनरी क्ले की कहानी को केंद्र में रखा है। हेनरी क्ले एक बहुत ही गरीब पादरी के बेटे थे। लेखक उन्हें एक सामान्य देहाती लड़के के रूप में वर्णित करते हैं, मतलब एक आम सा दिखने वाला गांव का लड़का। लेकिन उनमें सीखने की एक जबरदस्त आग और अथक ऊर्जा थी। वो लगातार कानून की पढ़ाई करते रहते थे, अपनी क्षमताओं को निखारते रहते थे। और फिर उनकी जिंदगी में वो बड़ा मुकदमा आया। बिल्कुल, वो एक बहुत ही सनसनीखेज हत्या का मामला था और क्ले को बचाव पक्ष के वकील के तौर पर काम करने का मौका मिला। और उन्होंने वो मौका जाने नहीं दिया। उन्होंने उस अवसर की गंभीरता को तुरंत पहचान लिया। उन्हें पता था कि जूरी के सामने उनका प्रदर्शन उनके पूरे करियर की दिशा तय कर सकता है। ये उनके लिए करो या मरो का पल था। तो ये तैयारी और अवसर का बेहतरीन मेल था। वो उस मुकदमे के लिए सालों से अनजाने में तैयारी कर रहे थे, और जब मौका आया तो उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई। एकदम सही। उन्होंने उस मौके को पूरी ताकत से भुनाया, एक शानदार और भावनात्मक भाषण दिया और रातों रात अपनी एक अलग पहचान बना ली। ये प्लक का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये तो इस मूर्तिकार की कहानी जैसा है जिससे किसी ने पूछा था कि वो इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। और उसने क्या जवाब दिया था? उसने जवाब दिया, छोटी छोटी चीजें ही पूर्णता बनाती हैं और पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है। क्ले की सालों की तैयारी वो छोटी छोटी चीजें थीं। बिल्कुल, किताब का यही मूल संदेश है। सफलता कोई एक जादुई चीज नहीं है, ये अलग अलग हिस्सों का जोड़ है। एक स्पष्ट लक्ष्य, उस लक्ष्य के लिए लगातार की जाने वाली मेहनत, एक मजबूत चरित्र जो लालच और आलस से न डिगे, और अवसरों को पहचानने और उन्हें हिम्मत से भुनाने की क्षमता। बिल्कुल। तो विलियम डी ओवेन की 1878 की इस किताब से हमने देखा कि सफलता का नुस्खा किसी रहस्यमयी प्रतिभा या अच्छी किस्मत में नहीं, बल्कि इरादे, दृढ़ता, चरित्र और हर पल का समझदारी से उपयोग करने में छिपा है। और ये देखना कितना फैसिनेटिंग है कि ये सिद्धांत जो भाप के इंजन और टेलीग्राफ के जमाने में लिखे गए थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। हो सकता है चाहनियों की चेहरे बदल गए हों, लिंकन और डगलस की जगह आज किसी और ने ले ली हो, लेकिन मेहनत, आत्मनिर्भरता और हिम्मत का महत्व शायद कभी नहीं बदलता। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस किताब में लिंकन, डगलस और क्ले जैसे प्रतिष्ठित पुरुषों के उदाहरण हैं जो उस समय के आदर्श थे। अगर यही किताब आज 2025 में लिखी जाती तो इसमें किन लोगों की कहानियां शामिल होती? और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 1878 से अब तक एक सफल या प्रतिष्ठित व्यक्ति की परिभाषा में कितना बदलाव आया है।